लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया कि आरयूबीपी के साथ जब CO2 जुड़ता है तो रियल केल्विन साइकिल चलता है और C3 साइकिल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, C3 साइकिल, बिकॉज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, सो दैट कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। बट मैंने आपको बोला कि रूबिस्को के पास डुअल नेचर है कि अगर उसके अराउंड कंसेंट्रेशन O2 का ज्यादा हो जाए तो वो ऑक्सीजनेशन करा सकता है आरयूबीपी का, और अगर CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो तो वो कार्बोक्सिलेशन करा सकता है आरयूबीपी का। अब तक आपने क्या पढ़ा है? कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी बाय द एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम, और आपने पूरा साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किया आपने। बट मैं कह रहा हूं कि अगर किसी कारणवश रूबिस्को के चारों ओर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाए तो अब ये रूबिस्को आरयूबीपी का ऑक्सीजनेशन कराएगा या कार्बोक्सिलेशन कराएगा? ऑक्सीजनेशन। और कुछ शर्त है कि कब कब रूबिस्को ऑक्सीजनेशन कराएगा, तो उस शर्त पर हम अभी चर्चा करेंगे। और जब जब कराएगा ऑक्सीजनेशन तो केल्विन साइकिल तो चलेगा ही सही, मतलब C3 साइकिल तो चलेगा ही सही, बट एक नया पाथवे और चलेगा जिसको हम कहते हैं C2 साइकिल या फोटो रेस्पायरेशन। क्यों कहते हैं इसको C2 साइकिल और क्यों कहते हैं इसको फोटो रेस्पिरेशन, इन दोनों बातों का मतलब समझिए। पहले तो क्या बोला मैंने? फोटो रेस्पायरेशन। फोटो मतलब लाइट, रेस्पिरेशन का मतलब तो आपको पता चल ही चुका होगा, ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रिलीज द CO2। यहाँ किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा है? आंसर इज RUBP। RUBP is the organic compound, is the constituents of the cell of plant, organic compound। इस RUBP का हो रहा है ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे लाइट की इसेंशियलिटी जरूरी है, मतलब लाइट का प्रेजेंस इसेंशियल है। क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा हो कि लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन रिएक्शन चल रहा हो, ऐसा इन जनरल होता नहीं है, रेस्पिरेशन आपने पढ़ लिया है, इन जनरल ऐसा होता नहीं है। लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन चल रहा हो तो ऐसी ही रेस्पिरेशन को कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, इसको C2 साइकिल क्यों कहते हैं इसकी चर्चा तो अभी हम करेंगे कि इसको C2 साइकिल क्यों कहते हैं। नाउ समझिए कि फोटो रेस्पिरेशन होता कब है, क्यों होता है, कहां होता है, तो समझिएगा। ये होता है प्लांट के सेल के 3 ऑर्गेनली में, 3 ऑर्गेनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो भी सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रिकेसिपियम, CP में, ऐसे याद रखोगे। तो मैं यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो, ये मैंने बनाया क्लोरोप्लास्ट, देखते चलना, ये है क्लोरोप्लास्ट, ओवल बनाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट। उसके नीचे ये पेरोक्सिसोम है, और उसके नीचे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। 3 ऑर्गेनेल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं लिख देता हूँ इन शॉर्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज पेरोक्सिसोम, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। कोई बच्चा बताएगा कि मैंने ऊपर वाले और ऊपर और नीचे वाले में ये डबल सर्कल क्यों बनाया और बीच में एक क्यों बनाया है? क्योंकि सर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड, हाँ, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, और पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है प्लांट सेल पर। नाउ आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पूरा स्ट्रोमा होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पूरा क्या होगा, कोई बताएगा? मैट्रिक्स। और ये पेरोक्सिसोम का कंटेंट है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लाइक ही होता है, मगर पीएच थोड़ा अलग होता है, ठीक है। नाउ अब मैं कह रहा हूं कि इस स्ट्रोमा के अंदर RUBP मॉलिक्यूल है। क्या है? RUBP मॉलिक्यूल है। अब मैं कह रहा हूं कि किसी कारणवश यहां पर O2 आ गया, किसी कारणवश RUBP के सामने O2 आ गया, और वो O2 की कंसेंट्रेशन CO2 से ज्यादा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा कैसे हुआ?
अभी तक तो आरयूबीपी के सामने CO2 आ रहा था ज्यादा मात्रा में, तो अब O2 कैसे आया? तो समझिएगा ध्यान से। होता क्या है, O2 निकलता है लाइट रिएक्शन से, यस और नो। और आपको पता है कि O2 लाइट रिएक्शन में बनता कहाँ है? कोई बताएगा कहाँ बनता है? इंटरग्रेनम थैलेकॉइड। कहाँ पे? थैलेकॉइड में कहाँ? इंटरग्रेनम। अरे यार, इंटरग्रेनम पे बनता है? पहली बात तो इंटरग्रेनम में बनता नहीं है, इंट्राग्रेनम थैलेकॉइड में बनता है। कहाँ पे थैलेकॉइड में? कहाँ? वाह, तो बहुत बढ़िया बात है। स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में नहीं बनता है, ये बनता है ल्यूमेन में और रिलीज होता है स्टोमा की तरफ। कोई मतलब नहीं है। ल्यूमेन बोले थे क्या सर? ल्यूमेन बोले थे, सुनाई नहीं दिया था मुझे। यस सर। तो ल्यूमेन में बनता है, और जो मैंने बताया था कि वहां पर जो मेम्ब्रेन है, सॉरी फोटो सिस्टम वगैरह है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, वहां पे बना और ये रिलीज हुआ किधर की तरफ? स्टोमा की तरफ। ठीक है, मतलब कि ल्यूमेन में भी कहा? मेम्ब्रेन पर बना, ये बोलो। ठीक है, टुवर्ड्स द ल्यूमेन साइड, मेम्ब्रेन में टुवर्ड्स द ल्यूमेन साइड। रिलीज हुआ स्ट्रोमा साइड, स्ट्रोमा में आ गया O2 और वो लाइट रिएक्शन से आ रहा है। तो जब सुबह जब धूप आया, सनलाइट की इंटेंसिटी आई, तो धीरे 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 फोटो सिस्टम एक्टिवेट हुआ और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और जब स्टार्ट हो गया तो धीरे 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 बढ़ते 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 O2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दोपहर में लाइट इंटेंसिटी इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि लाइट रिएक्शन पूरा पीक पे चला गया। लाइट रिएक्शन इतना पीक पे चला गया कि O2 हाई अमाउंट में रिलीज होने लगा, और O2 इतना हाई अमाउंट में रिलीज हुआ कि O2 का कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा हो गया। और अब आरयूबीपी अपना पाला बदल लिया। अब ये CO2 को जोड़ने, आरयूबीस को एंजाइम अपना पाला बदल लिया। अब ये CO2 को जोड़ने के बजाय O2 को जोड़ रहा है आरयूबीपी के साथ। तो नाउ 2 कंडीशन आपके सामने क्लियर है। एक तो क्या? हाई लाइट इंटेंसिटी। तो सबसे पहला कंडीशन आप क्या लिखोगे कि ज्यादा O2 होने के लिए क्या चाहिए? हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी जो कि दोपहर में आपको मिलेगा। मुझे बताओ, लाइट और टेम्परेचर का सोर्स इकोसिस्टम में सेम है या डिफरेंट है? सेम। सेम है। और वो कौन है? सन। सेम। तो अगर दोपहर में लाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इस दौरान दोपहर में जब टेम्परेचर बढ़ा तो इस स्ट्रोमा में क्या पानी ही तो है, स्ट्रोमा में CO2 भी है और स्ट्रोमा में O2 भी है। मगर हाई टेम्परेचर पर O2 की सोल्यूबिलिटी CO2 के तुलना में काफी ज्यादा हो जाती है, और जो स्ट्रोमा में ज्यादा सोल्यूबल होगा वही ना रिएक्शन फास्ट कर पाएगा, सोल्यूबिलिटी रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देगा। तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से O2 की सोल्यूबिलिटी CO2 की तुलना में ज्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से आरयूबीपी को O2 इजिली मिल जाता है, इजिली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि सोल्यूबल हो जाता है तो वो इवनली स्प्रेड हो जाता है इस स्ट्रोमा में। तो आरयूबीपी जहां पे भी स्ट्रोमा में है उसको O2 इजिली अवेलेबल होने लगता है। और दूसरा, लाइट रिएक्शन से O2 की कंसंट्रेशन तो बढ़ी सही गई है। ये दोनों कंडीशन के अलावा एक, जैसे कि CO2 का कंसंट्रेशन अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो गया उन दोनों की वजह से, इस 2 कंडीशन की वजह से। अब इतना होने के बाद आरयूबीपी के साथ जोड़ा गया किसको? O2 को, ना कि CO2 को, और ये रिएक्शन हुआ रूबिस्को की ही प्रेजेंस में। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, ये सारा रिएक्शन हुआ रूबिस्को की प्रेजेंस में। चलो, क्या कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि जब आरयूबीपी के साथ CO2 जुड़ता था तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनता था? जल्दी से। 3PGA। कितना मॉलिक्यूल O2 जोड़ने के बाद कितना मॉलिक्यूल 3PGA बनता था? एक मॉलिक्यूल CO2 जोड़ने के बाद 2 मॉलिक्यूल 3PGA बनता था। हाँ, और उस 3PGA से फिर फर्दर होता क्या था? ATP का फॉस्फोराइलेशन होता था सर, और वहां पे क्या होता था? PGL बनता था सर। ATP का फॉस्फोराइलेशन होता था सर वहां पे। तो उस दौरान वो प्रोसेस चल रहा था कार्बोक्सिलेशन का। ना, यहाँ हुआ है ऑक्सीजनेशन, और ये ऑक्सीजनेशन हुआ है O2 के अधिक कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से। प्रोडक्ट सेम तो नहीं बनेगा, जब बाई सबस्ट्रेट बदल गया है तो प्रोडक्ट तो सेम नहीं होगा ना।
तो सुनना, यहां पर इन दोनों के रिएक्शन से बनता है पीजीए। तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट तो सेम है, नहीं सेम नहीं है, रुको। एक मॉलिक्यूल पीजीए बना जिसको आप 3 पीजीए कहते हो, 3 मतलब 3 डैश पे 3 थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट। एक और कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। क्या कहते हैं उसको, बोलो, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट। अब सुनना मेरी बात, कौन बताएगा कि इस रुबिस्को में कितना कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन। इस पीजीए में कितना कार्बन? 3 3। और अगर इस पीजीए में 3 कार्बन है तो फॉस्फोग्लिसरेट में कितना कार्बन बताना जरा? 3 है 3 एनएसएडी 3 कैसे? बस हाँ 2 तो इसमें 2 कार्बन। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि इस दौरान 3 पीजीए भी बना और 2 पीजीए सॉरी फॉस्फोग्लिसरेट भी बना। तो मुझे एक बात बताओ, जो ये फॉस्फोग्लिसरेट और पीजीए बन रहा है तो ये तो 2 कार्बन वाला और ये 3 कार्बन वाला है, तो भाई आप इसको C2 साइकिल क्यों बोलते हो? जब 3 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड दोनों बना तो आप इसको C2 साइकिल क्यों बनते हो, मुझे इतना बता दो। सर क्योंकि 3 कार्बन तो केल्विन साइकिल में बन ही रहा है, वो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट है सर। लेकिन उसके अलावा अभी कहाँ चला? अभी केल्विन साइकिल तो तब चलता है ना जब O2 रहे, सॉरी जब CO2 कार्बोक्सिलेशन हो। सर तो पीजीए केल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है और यहाँ पे 2 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट है सर, इसी पहली बात तो यहाँ पे नाम एक ही लिखा गया, गलत है। अरे फॉस्फोग्लिसरेट तो एक ही चीज है ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट। हाँ ग्लाइकोलेट फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो एक ही चीज है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। हाँ तो अभी केल्विन साइकिल कहाँ चला? अभी तो केल्विन साइकिल तब ना होगा जब कार्बोक्सिलेशन होगा। सर 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना सर, इसी की वजह से C2 साइकिल नाम इसका। 2 कार्बन नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बना इसलिए, ऐसा नहीं। अब समझिए ध्यान से, अभी तक आपको पता नहीं था ना कि इसको क्यों बोला, तो सुनो एक्चुअल में क्या होता है भाई। स्ट्रोमा तो स्ट्रोमा है, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये पीजीए मॉलिक्यूल तैयार हो गया तो इस पीजीए मॉलिक्यूल का क्या रिडक्शन करने के लिए यहाँ पे और फॉस्फोराइलेशन और रिडक्शन फाइनली करके और ग्लूकोज बनाने के लिए क्या इस स्ट्रोमा में एटीपी और एनएडीपी की अवेलेबिलिटी नहीं है? है या नहीं है, मुझे इतना बताओ। है ना? तो क्या ये पीजीए इसी स्ट्रोमा में जो यही पीजीए जो बना है फोटो रेस्पिरेटरी प्रोसेस से, क्या ये C3 साइकिल चलाकर ये उस प्रोसेस में एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता, मुझे बताओ। ये से कर सकता है। तो ये 3 पीजीए जो मतलब कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना है, ये क्या फोटो रेस्पिरेशन के फर्दर प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेगा या फिर ये तुरंत केल्विन साइकिल चलाने लगेगा? केल्विन साइकिल तो लेकिन वो अलग बात है कि केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन नहीं चला है यहाँ पे, इवन फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजनेशन चला है और 3 पीजीए बना है और वो पीजीए एंटर कर गया केल्विन साइकिल में और केल्विन साइकिल चलाने लगा। अब बच कौन गया? फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो जो फोटो रेस्पिरेशन की नेक्स्ट प्रोसेस है वो कौन चलाएगा, पीजीए या फॉस्फोग्लाइकोलेट? 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड means the first stable compound compound of photorespiratory pathway is phosphoglycolate या phosphoglycic acid? फॉस्फोग्लाइकोलेट, क्योंकि 3 पीरियड तो बनते ही घुस गया केल्विन साइकिल में। और वो देखो स्टेबल तो दोनों ही है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दोनों ही है, मगर मैं कह रहा हूं फोटो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया फॉस्फोग्लाइकोलेट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पीजीए भी है और फॉस्फोग्लाइकोलेट भी है, बट दैट स्टेबल प्रोडक्ट व्हिच कंटिन्यूज द नेक्स्ट फर्दर स्टेप ऑफ द फोटोरेस्पिरेटरी पाथवे, आंसर इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। दैट्स व्हाई फोटोरेस्पिरेशन इज कॉल्ड C2 साइकिल। अब साइकिल को थोड़ा कंटिन्यू कर लें। जैसे फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, फॉस्फोग्लाइकोलेट ने अपना फॉस्फेट कर दिया रिमूव। क्या कर दिया? रिमूव। तो क्या बन गया, बोलो जल्दी से, क्या बन गया? अरे सिंपल दिमाग को लगा लो, ग्लाइकोलेट भी कितना कार्बन वाला होगा? 2 कार्बन। अब इस ग्लाइकोलेट के लिए क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है परमिएबल और परऑक्सीसोम की मेम्ब्रेन भी होती है परमिएबल। ये ग्लाइकोलेट मूव करके आ गया परऑक्सीसोम में। कौन आ गया यहाँ पे? ग्लाइकोलेट।
अब इस ग्लाइकोलेट को यहाँ पे मिल गया कौन, O2। कौन मिल गया, O2 मोलिक्यूल। ना क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ O2 मोलिक्यूल कहाँ से आया, तो भाई प्लांट एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, वो तो अपने पूरे सेल में O2 की एबिलिटी रखा हुआ है। हाँ ये भी मैं बता दूं कि ये O2 इस क्लोरोप्लास्ट से रिलीज होकर भी इधर आ सकता है, वो तो न्यूट्रल गैसेस है ना, वो तो कहीं पे भी जा सकता है। तो ये O2 इसको मिल गया, किसको, ग्लाइकोलेट। और पता है ग्लाइकोलेट का हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2 बाय द हेल्प ऑफ O2। लाइट आ गया है, मोटर चला दीजिएगा क्या, हाँ चला दीजिए अभी बड़ी मुश्किल से आया। हाँ तो ग्लाइकोलेट जो है उसको कौन मिल गया, O2 मोलिक्यूल। और याद कीजिए मैंने कहा था पूरी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में O2 का यूटिलाइज करके ऑक्सीडेशन 2 ही जगह होता है। एक आप पढ़ चुके हैं, बताएगा कौन कौन सा आप पढ़ चुके हैं। अरे फोटो माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस, फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, मेटाबॉलिक वाटर लास्ट में बना होगा, याद कर लो। माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस बना था, भूल गए। तो एक तो वो था, और आज दूसरा वाला भी आ गया। मैंने कहा था कि O2 पर ऑक्सीसोम में क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है ग्लाइकोलेट का, और इस दौरान एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम का नाम है ऑक्सीडेज। क्या नाम है, ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज तो पता है बनता क्या है, बनता है ग्लाइऑक्जिलेट। क्या बनता है, ग्लाइऑक्जिलेट। और मैंने आपको कहा था जब जब भी O2 को यूटिलाइज करके होगा ऑक्सीडेशन, बाय प्रोडक्ट या तो वाटर या तो पेरोक्साइड। वाटर वाला आप पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस, पेरोक्साइड वाला ये रहा। अब सुनना, ये पेरोक्साइड, अच्छा ये ग्लाइऑक्जिलेट कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, 2। ग्लाइकोलेट भी कितना था, 2 कार्बन वाला। अब ये जो बना है कौन, ये पेरोक्साइड, पता है ये सेल के लिए ना जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। तो एक एंजाइम होता है उसी पेरोक्सिसोम में जिसका नाम है केटेलेज। क्या नाम है, केटेलेज। वो कैटालिस्ट क्या करता है, इस H2O2 को तुरंत तोड़ देता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। तो तुम बोलोगे नेसेंट ऑक्सीजन भी तो जहरीला होता है, तो कोई बात नहीं है। 2 मॉलिक्यूल जब H2O2 टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा और 2 एटॉमिक ऑक्सीजन निकलेगा, जो कि वो दोनों मिलकर 1 मॉलिक्यूल O2 बना देगा, और यही O2 फिर दोबारा यहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है। आया, अरे आया। तो ये तो काम हो गया किसका, कैटालिस्ट का। और ऑक्सीडेज ने क्या कर दिया कि ग्लाइकोलेट को बनवा दिया ग्लाइकोजिलेट और H2O2 में, फिर H2O2 को तोड़ दिया कैटालिस्ट ने। याद करो जिस दिन मैंने सेल में पेरोक्सिसोम पढ़ाया था तो मैंने कहा था, अभी सिंपली याद रखो कि पेरोक्सिसोम प्लांट के फोटोरेस्पिरेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। आज आ गया सामने, अरे आज आ गया सामने, पेरोक्सिसोम में दिख रहा है, हो रहा है रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। नाउ अब इस जो ग्लाइकोजिलेट है, पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन इस ग्लाइऑक्जिलेट के लिए परमिएबल होती है। और ये ग्लाइऑक्जिलेट, अच्छा नहीं अभी यहाँ पे और एक कहानी है, रुक जाओ। इस ग्लाइऑक्जिलेट में जोड़ा जाता है किसको, अमीन ग्रुप को। किसको जोड़ा जाता है, अमीन ग्रुप को। तो ये ग्लाइऑक्जिलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सुनना, ग्लाइसिन में। और ग्लाइसिन में कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये अमीन ग्रुप कहां से आया, ये अमीन ग्रुप कहां से आया, एनीवन हैव आइडिया। इस पेरोक्सिसोम में अमीन ग्रुप कहां से आया, आसमान तो टपका नहीं होगा। सुनो, इस पेरोक्सिसोम में पाया जाता है ग्लूटामिक एसिड। क्या पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड। और ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये अपना अमीन ग्रुप दे देता है ग्लाइऑक्जिलेट को, और ये ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, KGA, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। यानी कि ग्लूटामिक एसिड का जब होगा डीअमीनेशन तो ग्लाइऑक्जिलेट का होगा अमीनेशन। तो ग्लूटामिक एसिड के डीअमीनेशन से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, और ग्लाइऑक्जिलेट के अमीनेशन से बनेगा ग्लाइसिन। कितनों को बात पहले पढ़ रही है, डीअमीनेशन और अमीनेशन रिएक्शन सबको पढ़ गए पहले। अब क्या होगा कि ये ग्लाइसिन जो है इसके लिए ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन दोनों ही है परमिएबल, और ये मूव करके आ जाएगी कहां, ये मूव करके आ जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइसिन कितना कार्बन कंपाउंड है बताना जरा,
ग्लाइसिन कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है? 2। 2। मुझे बताओ अब तक के पूरी प्रोसेस में कितना मॉलिक्यूल ग्लाइसिन बना? कितना मॉलिक्यूल ग्लाइसिन बना? एक ही मॉलिक्यूल। मुझे बताओ कि ये जो ग्लाइसिन बना है, अगर हम चाहें कि इस ग्लाइसिन से फर्दर हम एक पीजीए बना लें, मैं क्या कह रहा हूं सुना ध्यान से, एक पीजीए मॉलिक्यूल बना लें, तो क्या ये संभव है? नहीं सर। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि सर ये 2 कार्बन बहुत कंपाउंड बढ़िया, है और क्योंकि ये तो 2 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और पीजीए तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्लाइसिन से पीजीए बनता है। झटका लग गया? लग गया? अब लगा? ग्लाइसिन से पीजीए तो बनता है, तो कैसे बनता है? कह रहे हैं कि इसमें CO2 जोड़िए, उल्टे ग्लाइसिन से CO2 रिलीज होता है। और सुन लो, आपको क्या, तो अब दूसरा झटका लग गया। जब ग्लाइसिन से CO2 रिलीज होता है तो इससे पीजीए कैसे बन रहा है? बताओ कैसे? मुझे एक बात बताओ कि ये जो पूरा प्रोसेस अभी आपने पढ़ा है, ये तो एक फोटोरेस्पिरेटरी पाथवे जो स्टार्ट हुआ वो आप पढ़ रहे हो, लेकिन क्या ऐसा एक O2 एक RBP के साथ जुड़ा होगा इस स्टोमा में, या ऐसा घना सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा? बहुत सारा हुआ। बहुत सारा। तो अगर 2 मॉलिक्यूल O2 2 मॉलिक्यूल RUBP के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो कितना मॉलिक्यूल पीजे मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल। तो वो दोनों मॉलिक्यूल पीजे कहां चला जाएगा? C3 साइकिल। तो कितना मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट बना होगा? 2 मॉलिक्यूल। तो कितना मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट बना होगा डीफॉस्फोराइलेशन से? 2 मॉलिक्यूल। तो कितना मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट आया होगा पेरोक्सिसोम में? 2। तो कितना मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिलेट बना होगा? 2। तो कितना मॉलिक्यूल पेरोक्साइड बना होगा? 2। तो कितना मॉलिक्यूल ग्लाइसिन बना होगा? 2। तो कितना मॉलिक्यूल ग्लाइसिन मूव करके आया होगा माइटोकॉन्ड्रिया में? 2। अब 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन मिला के कितना कार्बन है? 4। क्या अब एक कार्बन निकाल दें, एक CO2 निकाल दें, तो क्या 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पीजीए बन सकता है? अरे बोलो, बन सकता है। हाँ, लेकिन अभी लेकिन इस बीच में कई सारे स्टेप और हैं, कई स्टेप रिएक्शन के बाद पीजीए बनेगा, लेकिन बन जाएगा। आपको तो रिएक्शन यहीं तक याद करना होता है, लेकिन मैं आगे का भी बता रहा हूं। अब क्या होता है कि इस ग्लाइसिन से 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन टुगेदर एक्ट करता है, और मैं बताऊं बच्चों, यहाँ पे ग्लाइसिन की ऐसी की तैसी हो जाती है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? ग्लाइसिन का केवल डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, डीकार्बोक्सिलेशन तो हो ही रहा है, CO2 तो एक मॉलिक्यूल निकल ही रहा है, इसकी पूरी तरीके से ऐसी की तैसी होती है। डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, डीअमीनेशन भी हुआ। लो रुको, दोनों ग्लाइसिन मिला के कितना अमीनो ग्रुप है? दोनों ग्लाइसिन मिला के 2। एक निकल चुका है, एक मुट्ठी में पकड़ के रखना है, एक निकल चुका है। डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, डीअमीनेशन भी हुआ। मैंने क्या बोला? ऐसी की तैसी हो जाती है। भाई साहब का ऑक्सीडेशन भी हुआ, भाई साहब का। और ऑक्सीडेशन के दौरान रिडक्शन किसका हुआ? NAD+ का, NADP+ का। तो क्या बना? NADPH2, सॉरी NAD+ का, नॉट NADP+, NAD+। तो क्या बना बोलो? NADH2। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब उसके बाद ये 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन जब मिलके अपनी ऐसी की तैसी करवा लिया, CO2 निकलवा लिया, अमीन निकलवा लिया, ऑक्सीडेशन करवा लिया, तब जाके एक मॉलिक्यूल बना सेरीन। कितना क्या बना? एक मॉलिक्यूल क्या बना? सेरीन। मुझे बताओ सेरीन कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा? जल्दी। 3। बस अब समझ आया कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कैसे बना ग्लाइसिन से। अब और सुनो, अब सेरीन के लिए मेम्ब्रेन होता है परमिएबल। सेरीन कहां गया? पेरोक्सिसोम। कहां से? माइटोकॉन्ड्रिया। कितना मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल। और अब सेरीन अपना कराएगा डीएमिनेशन। क्या कराएगा? डीएमिनेशन। तो सेरीन से क्या निकलेगा? बोलना जरा। सेरीन से क्या निकलेगा? बोलना जरा। अमीन ग्रुप। ये अमीन ग्रुप कौन ले लेगा? बताना जरा, पास में पड़ोसी को देख के। कौन लेगा? ग्लूटामिक एसिड को अगर मिल जाए अमीन ग्रुप तो क्या बन जाएगा? बताना जरा।
नहीं, ये मिलेगा किसको? अल्फा कीटोग्लूटरेट को ना जी, अल्फा कीटोग्लूटरेट को। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। ले बड़ा, ऐसे ही ग्लूटामिक एसिड फिर अगले प्रोसेस के लिए अपना अमीन देगा किसको? ग्लाइकोजिलेट को। तो बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, फिर वो सेरीन से लेके बन जाएगा फिर से ग्लूटामिक एसिड। तो जब सेरीन का हुआ डीएमिनेशन तो ग्लूटामिक एसिड का हुआ अमीनेशन, तो ग्लूटामिक एसिड से बना अल्फा कीटोग्लूटरेट, मतलब अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड, और सेरीन कन्वर्ट हो गया हाइपोक्सी पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया? हाइपोक्सी पायरुवेट में। एक मॉलिक्यूल हाइपोक्सी पायरुवेट बना। अब एक मॉलिक्यूल हाइपोक्सी पायरुवेट का हुआ रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन के लिए कौन आया यहाँ पे? NADH आया। कौन आया? NADH। NADH रिडक्शन किया था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? NAD में, NAD प्लस में। और हाइपोक्सी पायरुवेट के रिडक्शन से बना पायरुवेट। क्या बना? पायरुवेट। कितना मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल। और अब ये पायरुवेट मूव करके आ गया कहाँ? बोला जरा, कहाँ गया? स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। कितना मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल पायरुवेट। और इस पायरुवेट का हो गया फास्फोराइलेशन बाय यूजिंग वन मॉलिक्यूल एटीपी। तो एटीपी का हो गया डीफास्फोराइलेशन, तो क्या बन गया? एडीपी। और मुझे बताना जरा कि अगर पायरुवेट का हो जाएगा फास्फोराइलेशन तो क्या बन जाएगा? बताना जरा। पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक मिनट रुक जाओ। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। हाइपोक्सी पायरुवेट का जब हुआ रिडक्शन तो यहाँ पायरुवेट नहीं बना, ग्लिसरेट बना। अरे यार रिएक्शन में लास्ट में बना। रुक जा एक मिनट। यहाँ क्या बना? ग्लिसरेट। क्या बना? ग्लिसरेट। तो यहाँ पे कौन मूव करके आया? ग्लिसरेट। हाँ मुझे बताओ, ग्लिसरेट का होगा क्या? फास्फोराइलेशन। तो क्या बना? बताना जरा, क्या बना? फास्फोग्लिसरेट, मतलब कि फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो मुझे बताओ अगर आपको बात पल्ले पड़ गई, एक मॉलिक्यूल, और ये किसमें एंटर कर जाएगा? बोलना जरा, ये किसमें एंटर कर जाएगा? C3 साइकिल। तो मुझे बताना जरा कि जब एक फोटोरेस्पिरेटरी पाथवे कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के लिए स्टार्टिंग में 2 मॉलिक्यूल O2 और 2 मॉलिक्यूल RBP जुड़ा होगा। मतलब यहां तक का पूरा प्रोसेस ट्वाइस हुआ होगा और तब जाकर पूरा स्टेप वंस हुआ होगा। तो इस पूरे को बोलोगे एक फोटोरेस्पिरेटरी पाथवे, एक C2 साइकिल। तो जब एक C2 साइकिल कंप्लीट हुआ होगा तो कलेजे पे हाथ धर के बताना कि कितना मॉलिक्यूल पीजीए बना होगा? कितना मॉलिक्यूल पीजीए बना होगा? 3। एक मॉलिक्यूल। ये एक कौन कह रहा है? ये एक कौन कह रहा है? 3। आज तक आपने रट ही रहोगे आपकी, जब C2 साइकिल चलता है तो 3 पीजीए बनता है, और आपको 2 पीजीए एकदम सीधे दिखता होगा। 2 पीजीए तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ही 2 पीजीए है, और एक पीजीए के लिए आप हमेशा डाउट काउंटर पे लाइन लगा के खड़े रहते होंगे टीचर से पूछने के लिए, सर ये एक पीजीए कहाँ से है? सर कहते होंगे उसको याद कर लो, आता है, विधि का विधान है, आता है ऐसा। हाँ, ये मैं भी कहूंगा कि आपको यहां से यहां तक की स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां से यहां तक की स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं। अगर याद रख लो तो अच्छी बात है, लेकिन पीजीए आता कैसे? इसी स्टेप से आता है। फाइनली जब आप बोलो, आप रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? रिएक्शन को लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल O2 reacts with 2 molecule RUBP to gives how many molecules of PGA? How many molecules of PGA? 3 molecules of PGA। 3 molecules of PGA, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप फॉस्फोग्लिसरेट लिख देंगे तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट मिलके तो लास्ट में पीजीए मिला जी, 3 पीजीए। एक पीजीए तो उसी दोनों के मिलने से ना बना, तो 3 मॉलिक्यूल पीजीए। हाँ, अगर आप यहाँ 2 मॉलिक्यूल पीजीए लिखते हैं तो मुझे बताओ एक और चीज यहाँ पे लिखना कंपलसरी हो जाएगा, क्या? फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लाइकोलेट, और इनसे मिलके एक मॉलिक्यूल पीजीए बनेगा, तो ओवरऑल 3 पीजीए। अब मुझे बता पूरी C2 साइकिल चलने में कितना CO2 रिलीज हुआ? कितना CO2 रिलीज हुआ? जल्दी बोलो। 1 CO2 रिलीज हुआ। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट होने वाला है।
यही आपको नोट्स में बनाना है। अगर एक मॉलिक्यूल CO2 रिलीज हुआ और कितना NADH2 बना है, एक। अब इस पूरी प्रोसेस को अगर आप समझ चुके हैं तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं, देन अगली मीटिंग में अभी इस प्रोसेस से रिलेटेड कई सारे सवाल लगेंगे। हुआ कुछ नहीं है, हुआ ये है कि दिन के समय, दोपहर के समय लाइट इंटेंसिटी बढ़ी है और उसकी वजह से ऑक्सीजनेशन हो गया। अब इस पूरी स्टेप को मैं अगले मीटिंग में आपके साथ कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको अभी अगली मीटिंग में, तब जाके बातें और क्लियर होगी और चीजों को और क्लियरिटी से हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए अगले मीटिंग में मिलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं।